अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यो पाकिस्तान की एक नई सुबह में हम आपकी मेज़बान नदिया एजाज नाज़रीन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 4 फरवरी और कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जो रिपोर्ट्स एंड फिगर्स सामने आए, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 90,000 औरतें, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, इट्स अ बिग नंबर, जो कि छाती के कैंसर में मुब्तला होती हैं, उससे फाइट करती हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो जो सालाना रिपोर्ट है उससे बच्चे भी मुतासिर हुए हैं और तकरीबन हर साल 8,000 बच्चे कैंसर का शिकार होते हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक एशिया में सबसे ज्यादा जो अमवात हो रही हैं उसके पीछे जो वजह है दैट इज कैंसर। कैंसर की 200 से जायद इकसाम है और 2032 में अमवात की तादाद 14 मिलियन से 22 मिलियन हो जाएगी। बड़ों की निस्बत बच्चों में तकरीबन 25% जो अमवात हैं या बच्चों में जो कैंसर है वो खून का कैंसर है या फिर ब्रेन कैंसर है। अगर एडल्ट्स की बात की जाए, नौजवान नस्ल की बात की जाए, तो आजकल बड़ा ट्रेंड है, बड़ा स्टाइल समझा जाता है स्मोकिंग करने को, लेकिन इससे बच्चे कितना नुकसान उठा रहे हैं ये शायद आप नहीं जानते। नौजवान नस्ल शौक में सिगरेट नोशी तो अपना लेती है, लेकिन उसके बाद ना सिर्फ फेफड़े बल्कि जिगर का कैंसर, मुंह का, गले का कैंसर, ये अब लाइलाज तो नहीं है, इलाज तो है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसका जो इलाज है वो कितना एक तकलीफ दे मरहला है। दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत पड़ती है। और जनाब हम तो यही कहेंगे आपको जहां जहां आवाज पहुंच रही है कि आप एहतियात कीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर अपने लिए आप एहतियात नहीं करें तो अपने प्यारों के लिए एहतियात करें, उनका ख्याल रखें। जो आपकी आंख का एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोचिए कि वो आपकी जुदाई किस तरह बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि किसी के लिए जनाब शर्ते जिंदगी तुम हो, किसी की खातिर ही अपना ख्याल रख लो। अगर हम कुछ सेलिब्रिटीज की बात करें जो कि हिम्मत का पहाड़ साबित हुई, जिनमें सरे फहरिस्त हमारे पाकिस्तान की चंद सेलिब्रिटीज के नाम आते हैं जो कि कैंसर में मुब्तला हुई, लेकिन अब ये सेलिब्रिटीज कैंसर फ्री हैं और बड़ी हिम्मत का सामना इन्होंने किया। रिसेंटली हमने देखा कि नादिया जमील जो हैं उन्होंने कैंसर से फाइट किया और काफी अरसा वो पाकिस्तान से बाहर भी रहीं और बड़ी हिम्मत वाली, बड़ी बाहिम्मत खातून साबित हुई। बहुत सारी वीडियोस भी पोस्ट करती रहीं, अपनी जर्नी के बारे में भी मुसलसल अपनी ऑडियंस को वो बताती रहीं और अपना हौसला उन्होंने कहीं पर जाकर नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ जनाब नाइला जाफरी, उनको भी कौन नहीं जानता, इन्होंने भी बड़ी हिम्मत हारी और अब शी इज ऑल्सो कैंसर फ्री। बड़ी हिम्मत का सामना इन्होंने किया। उज़मा गिलानी हमारी पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट हमारी जो एक्ट्रेस हैं उनमें इनका शुमार होता है, ये भी कैंसर से लड़ी और नाउ शी इज फुली रिकवर्ड। इसके अलावा अस्मा अब्बास, इनको कौन नहीं जानता, हमारी बड़ी प्यारी, हमारी बड़ी चुलबुली एक्ट्रेस हैं। इसके साथ साथ जनाब पलवशा यूसुफ की भी बात करें, शी इज ऑल्सो कैंसर फ्री, लेकिन हम यहां पर ये भी बताएं कि इनकी जो एक बहन है वो कैंसर की वजह से वो शी एक्सपायर्ड। और इसके साथ साथ जनाब नायरा मलिक, शी इज अ न्यूज एंकर और इन्होंने भी कैंसर से जंग अपनी लड़ी। तो ये एक बड़ा मुश्किल और कठिन मरहला है मेरे ख्याल से उस पेशेंट के साथ साथ उस पेशेंट की जो फैमिली है वो भी बहुत सफर करती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, उन सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे, कैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। हमारे जो जनाब गेस्ट हैं, मैं इनका तारुफ सबसे पहले आज हमारे शो में करवाती हूँ। हमारे आज के जनाब पहले मेहमान डॉक्टर अली सकलैन, ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब भी डॉक्टर साहब आते हैं इतना जबरदस्त फीडबैक आता है, इतनी आसान गुफ्तगू करते हैं, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपसे बात करने का डॉक्टर साहब मजा आता है। उनके साथ जनाब तशरीफ रखती हैं डॉक्टर अमल मौजूद हैं हमारे साथ और आज यकीनन जो हमारा आज का शो का उन्वान है इसी पर इनसे गुफ्तगू होगी। हमारी आज की तीसरी मेहमान डॉक्टर अरीबा साकिब, इनसे हम छाती के कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर पे बात करेंगे जिसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती चलती जा रही है और खवातीन को अपनी जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसके ऊपर यहाँ तक कि इस कदर आगाही नहीं है कि उनको पता भी नहीं होता कि वो छाती के कैंसर में मुब्तला होने के सिम्टम्स उनको आया हो रहे हैं। हमारे आज के जनाब आखिरी मेहमान
डॉक्टर इरफान अली सैयद, ही CEO हेल्थ केयर डिवीजन सुपीरियर ग्रुप, और इसके साथ साथ जनाब CEO अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे सारे मेहमानों को आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर अरीबा, सबसे पहले आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी, छाती का कैंसर बहुत ही आम अब हो चुका है और बदकिस्मती ये है कि ख़वातीन उसके सिम्टम से अवेयर ही नहीं है। नबिया, जो छाती का कैंसर है ये सिर्फ औरतों में नहीं मर्दों में भी होता है, और दुनिया में प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हो रही हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से ही हो रही हैं। बहुत इसके बारे में कैंपेन्स होती हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन आती है, फिर भी मेरा ख्याल है हमारी शायद इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में चाहिए कोताही होती है कि लोगों को नहीं आइडिया कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे बचाया जा सकता है या इससे कैसे जल्दी इसको जो है ना काबू कर लिया जा सकता है। सो सबसे पहले जिसको हर डॉक्टर एम्फसाइज करता है सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। हर खातून को, हर मर्द को चाहिए कि खुद से जब नहाते हैं, जब भी करते हैं तो अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन जरूर करें। अच्छा, कैसे कैसे एग्जामिन किया जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी खवातीन डॉक्टर अरीबा एक तो आपस में डिस्कस भी नहीं करती हैं, अपने नॉलेज से भी डिस्कस नहीं करते हैं, अगर पेन भी हो रही है तो उसको बहुत अरसे तक बर्दाश्त भी किया जाता है। तो इससे पहले कि आप किसी डॉक्टर की या किसी नॉलेज की आप हेल्प लें, आप खुद से कैसे अपना मुआयना कर सकते हैं? बड़ा आसान है। हम ये कहते होते हैं कि हाथ की हथेली लेके तो इसको आपने ऐसे ऐसे गोल गोल दायरों में फेरना है अपनी चेस्ट के ऊपर। आपको अगर फील होए कि कहीं पे कोई लंप है, कोई स्वेलिंग है, कोई सोजिश है, तो आपने उसको फौरन जाके चेक कराना है। इसी तरह अब चेस्ट के साथ साथ अपने आर्मपिट्स में, जिनको हम बगलें कहते हैं, उनमें भी आपने यूं उंगलियों की मदद से आपने यूं करके फील कर लेना है कि किसी किस्म का कोई उभरा हुआ स्किन नजर आ रहा है, कोई ऐसी चीज नजर आ रही है। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी ये कि आपने देखना है कि स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हो ब्रेस्ट के अराउंड, कि पहले ये नहीं था लेकिन अब ये अंदर की तरफ दबती जा रही है स्किन, खिंची चली जा रही है स्किन, और कोई ऐसा मसला बन रहा है, या आप कभी फील करें कि निपल्स में से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ब्लड निकल रहा है, कोई पस निकल रही है, कोई ऐसी चीज आपको फील हो। अमूमन जो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो पेनफुल नहीं होता शुरू में, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दर्द नहीं हो रही होती तो हमें लगता है सब ठीक है, लेकिन दर्द ना होना, लेकिन उसके बावजूद ये सारा कुछ होना, ये जो है दर्द होना किस स्टेज पर अयां होता है नबिया? अमूमन काफी लेट जाके जाके यानी कि जब नॉर्मली दर्द हमारे यहाँ एक बड़ी एक डॉक्टर साहब आप इससे अग्री करेंगी कि जब तक हमें तकलीफ नहीं होती हम डॉक्टर के पास या अपने मुआलिज के पास हम नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे वो सारी खवातीन सुन लें कि अगर आपको दर्द होना इसकी जो लास्ट स्टेजेस है अकॉर्डिंग टू यू, कि वो तब आपको फील होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो आपने उसको हरगिज आसान नहीं लेना है। मोर ओवर नबिया, ये देखा गया है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो आपको तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा विजिलेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बहन भाइयों में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, अगर मदर को, अगर वालदैन में से किसी को हुआ तो है, ये ट्रांसफर हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाते हैं, जेनेटिकली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपकी औलाद में से अगर किसी को हुआ है तो आपने तो फिर बहुत ज्यादा इसको अग्रेसिवली देखना है। और अब तो एक ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट करके हम फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन जो है वो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। सो उस तरह फिर आपको जो आपके मवालिद हैं आपको गाइड भी कर सकते हैं। सो अगर किसी फैमिली मेंबर को इस तरह कैंसर निकल आता है तो मेरा ख्याल है बाकी के फैमिली मेंबर्स को ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके क्लियर सिम्टम्स के ऊपर भी बात करेंगे, प्लस हमने हमेशा सुना है कि जो मदर्स जो ब्रेस्ट फीड पे अपने बच्चों को रखती हैं उनमें भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। डॉक्टर अली सकलैन, जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ कैंसर अभी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कौन से कैंसर हैं और उसकी कुछ अलामात के बारे में भी अगर आप हमें बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका नबिया, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी है। सबसे पहले तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे क्यों मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो आज 4 फरवरी का दिन है ये क्यों रखा गया है? सिंपल सी बात है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो आपका चैनल आप काम कर रहे हैं, कि अवेयरनेस देना, पब्लिक को इसके बारे में आगाही देना। कैंसर होता क्या है, अलामात कैसी, आज जितना भी आपने ये एक्सपर्ट का पैनल बिठाया है, तो ये नाजरीन तक, लाखों करोड़ों लोगों तक जब ये बात जाएगी तो यही मकसद दुनिया में मुख्तलिफ डेज मनाने का होता है। पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि बहुत कम मीडिया कैंपेन हेल्थ पे होती है, लेकिन आपका चैनल इस तमाम डेज को, चूंकि मैं अक्सर आता हूँ तो मैंने देखा है कि आप सारे डेज जितने भी कोशिश होती है कि हेल्थ की जाए। कैंसर बेसिकली है क्या?
जिस्म में किसी भी ऑर्गन में ये हो सकता है। आप सारे सिस्टम ब्रेन के ले लें, ब्रेन से लेकर हड्डियों से लेकर ब्लड से लेकर, वो आपके मैदा आ जाए, वो लिवर आ जाए, वो छाती का कैंसर आ जाए, इसी तरह प्रोस्टेट के कैंसर हैं, गुर्दों के कैंसर हैं, तो ये तकरीबन तमाम अज़ा में ये बीमारी किसी भी आपके ऑर्गन को पकड़ सकता है। डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात पर हम जाएंगे, डिटेल में बात करनी है, ब्रेक भी इट्स अ पार्ट ऑफ शो, तो ब्रेक में जनाब जा रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू चल रही है हमारे मेहमानों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं उनसे गुफ्तगू चल रही है कैंसर से आगाही से मुतालिक। खासकर आज का शो हमने रखा है कि जहां जहां तक आवाज़ पहुंच सके वहां वहां तक जनाब अवेयरनेस पहुंच सके। डॉक्टर अली सकलैन, ब्रेक से पहले हमारी बात कुछ अधूरी रह गई थी। आप बताए थे कि हमारे जिस्म के जितने भी आज़ा हैं उनमें से कोई भी हिट हो सकता है। अच्छा, अब इसमें जहां तक आगाही का ये बात है कि देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मॉडिफाई हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे इख्तियार में नहीं है। ये रिस्क फैक्टर बताने लगा हूं कि कैंसर के क्या होते हैं। अब जिस तरह अभी डॉक्टर साहबा ने एक बात की कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, ये वो हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम जाएं तो कैंसर की जनरल चीज़ों की जो रिस्क फैक्टर हैं क्या है, तंबाकू का इस्तेमाल जो कि आपके फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी तरफ आप आ जाएं कि अल्कोहल, ठीक है, वो आपके जो जितने जीआई के यानी कि मैदे के, जिगर के जो कैंसर्स हैं उसमें वो इन्वॉल्वमेंट है। ड्रग्स का तो इस्तेमाल वैसे भी बड़ा मामूल बन चुका है, जिस तरह से नौजवान नस्ल में खासकर ना सिर्फ सिगरेट नोशी, ना सिर्फ अल्कोहल, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, वो आ जाता है कि अगला हमारा जो है इम्पोर्टेंट चीज ये समझने की है, डाइटरी हैबिट्स, हमारा सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, और तीसरी चीज ये है कि ओबेसिटी के साथ जो कैंसर है, मोटापे के साथ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बड़ी बात कही है कि एशिया जो है ये पूरी दुनिया में नंबर 1 रीजन के तौर पर आ चुका है कैंसर की बीमारी में। कोई तो वजह है, और उसकी वजह में ये 3 फैक्टर मैं आपको बताऊं हमारे बहुत हैं। लाइफस्टाइल, डाइट, मोटापा और टोबैको का आप इस्तेमाल देख लें तो ये हमारे रीजन में ऐसे फैलता जा रहा है। अक्सर हम जब डायबिटीज की या किसी और चीज की भी बात करते हैं तो मेरे प्रोग्राम में हमेशा आपको पता है कि मोटापा और डाइट के बारे में हम कितना फोकस करते हैं। अच्छा, ये वो चीजें हैं कि अगर हम इनको प्रिवेंशन के तौर पर इस पे काम कर लें, लोग जो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम से समझना शुरू हो जाएं और इन चीजों को अगर हम अच्छा रख सके तो मेरा ख्याल है कि इसका बर्डन जो है वो कम किया जा सकता है। इसके बर्डन कम होने का आप ये देखें कि आपने खुद अपने इंट्रो में एक बात की है कि फैमिली के लिए किसी में भी कैंसर हो जाए तो कितना बड़ा बर्डन ये फैमिली के ऊपर है। अच्छा, ना सिर्फ ये फैमिली के ऊपर नहीं है, इसके आप देखें कि क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, जिसका हेल्थ बजट ही इतना नहीं है, तो क्या उस मुल्क पे इसका लोड नहीं पड़ता? हमारे अदारे या जो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट है, ये अफोर्डेबल ट्रीटमेंट में हम सारों को सर्व कर ही नहीं पाएंगे। तो बजाय इसके कि हम ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करें और ह्यूज बजट उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इनके थ्रू प्रिवेंशन के ऊपर काम किया जाए और यहीं से बर्डन को रिड्यूस किया जाए। अच्छा डॉक्टर अमल, हमने बात सिगरेट नोशी और उसके बाद के जो आप कैसे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मुतासिर हो रही है, डिटेल में मुझे इस पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन डॉक्टर इरफान मलिक भी मौजूद हैं। और कोविड-19 पिछला पूरा साल हम लोग मुतासिर रहे, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का जो था सिस्टम वो रुक के रह गया और हमारे कारोबार, रोजगार, हर चीज, बच्चों की स्कूलिंग, तालीम, सब कुछ मुतासिर हुआ। लेकिन सबक क्या सीखा एट दी एंड, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट बात है ना। तो डॉक्टर इरफान, कोविड की जो है वो सेकंड वेव हमने देखा कि अभी चल रही है और लोग कर रहे हैं एहतियात, कुछ नहीं भी करें तो दूसरी वेव है। तो इसी तरह एक शख्स जो कि कैंसर से रिकवर हो चुका है, क्या वो दोबारा कैंसर में मुब्तला हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। जी, कैंसर जो है वो अगर अर्ली स्टेजेस के ऊपर डायग्नोज हो जाए तो उसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, जो सक्सेस रेट है, वो बहुत बेहतर है। लेकिन
اس کو ہم سٹیجز میں کیونکہ ڈیوائڈ کرتے ہیں 4 سٹیجز میں. لیٹر سٹیج پہ جو کینسرز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ اور ان کی لیٹ ڈائگنوسس اور لیٹ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ریکرنس ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے جس میں صرف آپ پیلیٹیو ٹریٹمنٹ یعنی کہ اس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے سٹیپ صرف لے سکتے ہیں. کیوریٹیو ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں پاسبل نہیں ہوتی. تو ریکرنس یس آپ نے صحیح فرمایا, ریکرنس جو ہے اس کا انسیڈنس ریٹ بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پریونشن جو ہے اس پہ فوکس کرنا, دیٹ از دی دا کرکس آف دی میٹر. ٹھیک, اس طرح ہم بار بار وہ بات سنتے ہیں نا کہ جو احتیاط ہے یا جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے اور وہ کم تکلیف ہے. اس طرح سے ڈاکٹر علی ثقلین نے لائف سٹائل کی بھی بات کی, وہ ہم چینجز کیسے کیسے اپنے اندر لا سکتے ہیں. ایشیا کیوں نمبر 1 ہے, کینسر سب سے زیادہ یہاں پر کیوں پھیل رہا ہے, سب سے زیادہ ہم بات اس سے کیوں ہو رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر عرفان, ابھی جس طرح سے یونیورسٹیز بھی اوپن ہو چکی ہیں, بچے اسکول بھی جا رہے ہیں, کووڈ کی سیکنڈ ویو بھی ہے, تو وہ افراد جو کہ اب زیادہ مطلب کہ خدشہ بھی ہے کہ کووڈ بھی زیادہ اسپریڈ اللہ نہ کرے, لیکن چونکہ یونیورسٹی اوپن تو ہو چکی ہیں, اسکول اوپن ہو گئے ہیں, تو زیادہ احتیاط کی اب ضرورت کرنی پڑے گی, اور اگر نہیں کی جائے گی تو ایسے میں ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑے گا خدا نہ خواستہ. تو جو کینسر پیشنٹ ہیں وہ کووڈ سے کیسے اپنے آپ کو احتیاط برت سکتے ہیں؟ دیکھیے کووڈ کے حوالے سے اویئرنیس بہت زیادہ ہو چکی ہے, اٹ ہیز بین اے ایئر ناؤ آلموسٹ. تو سب کے علم میں ہے کہ امیونٹی کا کم ہونا یہ ایک بنیادی فیکٹر ہے کووڈ ہونے کا, اور جو کینسر پیشنٹ ہے اس میں امیونٹی بہت لو ہو جاتی ہے, اور اس کی وجوہات اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہے. جو رجیم جو دوائیاں وہ استعمال کرتا ہے کیمو تھراپی, اس سے امیون سسٹم سپریس ہوتا ہے. کینسر اٹ سیلف جو ہے, خاص طور پہ جو خون کے کینسر ہیں ہیمٹولوجیکل, اس میں جو ہمارا جو بون میرو ہے جو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. سپریشن آف دا بون میرو لیڈز ٹو لو امیونٹی. تو کووڈ پھر بہت آسانی سے جو ہے حملہ آور ہو سکتا ہے, تو ان کو تو خصوصی احتیاط جو ہے وہ اس اور یہاں پہ یہ بھی کہ کچھ لوگ جو ڈاکٹر صاحب, مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں, سچویشن سمجھ میں نہیں آتی کہ زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ زیادہ میں ہنس رہی ہوں ان کی سوچ پہ کہ نہیں اب تو بھائی ہر بیماری کا علاج, تو علاج موجود ہے اب تو, یعنی کہ بھائی باز نہیں آنا, سگریٹ نہیں ترک کرنی, چھوڑنی نہیں, بد پرہیزی نہیں چھوڑنی, بعد میں علاج کروا لینا. آپ نے کبھی فیل کیا ہے پیپر کٹ, پیپر کاغذ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہلکا سا کٹ بھی اگر ڈیپ لگ جائے نا تو پانی پڑتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, مطلب لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے یار, ہاتھ پہ کیا ہوا ہے. ہلکا سا کبھی آپ گرم چولہے کو اگر ہاتھ لگائیں, ٹچ کریں اور آپ کی تھوڑی سی سکن برن ہو جائے تو وہ پتا چلتا ہے کہ کچھ ہوا ہے, اور کتنا سپرفیشل ہمارا ہلکا سا برن ہوتا ہے. تو آپ کی باڈی میں ایک ناسور پل رہا ہے, ناسور بن رہا ہے, اور جب آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو کیا وہ ایک تکلیف دہ عمل نہیں ہوگا؟ تو پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں. آس پاس کے جو لوگ ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کی فیملی میں کوئی اس طرح سے احتیاط نہیں, ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں, ڈرا کے بتائیں چاہے. ڈاکٹر امر, میں چھوٹی سی سوری اس میں میں نے مثال صرف دینا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے, اور میں نے ایک آدھ پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے, اس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس ایک کلینک پہ پیشنٹ آتا ہے 127 kg, 127 کلو اس کا وزن ہے, کڈنی پیشنٹ ہے, اور اس کی کریٹنین 9 کے قریب ہے, اس کو ڈائلسس کی ضرورت ہے. میں اس کو کاؤنسل کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو ڈائلسس نہیں, مڈل ایج ہے, 40-45 کے قریب. تو کہتا ہے کہ جی میں ٹھیک ہے. میں نے کاؤنسلنگ کی کہ فسچولا بنے گا, ڈائلسس کی ضرورت ہے, اور آپ کو یہ ڈائٹری چینجز اب کرنی ہے کیونکہ آپ کڈنی کے پیشنٹ ہیں. اس نے میری بات بڑے غور سے سنی. اس کے بعد اس کا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو نا ایک بات کہنی ہے, میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا پر میں نے ایک بات نہیں ماننی. اچھا, اب میرے ذہن میں پہلا سوال یہ تھا, چونکہ لوگ ڈائلسس کو ڈینائی کرتے ہیں, آپ کوئی بھی ڈاکٹر اپنا اسپیشلسٹ ہے نا, وہ جو فرسٹ ٹریٹمنٹ جب آفر کرتا ہے نا تو یوزولی ہمارے معاشرے میں ڈینائل فیز پہلی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. میں نے سوچ لیا کہ یہ ڈائلسس سے انکار کرے گا. مجھے کہتا ہے جی میں ڈائلسس بھی کراؤں گا, میں فسچولا بھی بنواؤں گا. اب میرے ذہن میں یہ دماغ میں آگئی کہ مشکل ترین بات اس نے ایکسیپٹ کر لی ہے, تو رہ کیا گیا. کہتا ہے جی جو آپ نے خوراک کی پابندیاں لگائی ہیں یہ بات میں نے نہیں تسلیم کرنی.
اب مجھے ایک بات بتائیں, آن اے سیریس نوٹ, نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے اور میں مرنا بھی کھاتے پیتے جانا چاہتا ہوں اس دنیا سے. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس لیول پہ اس مائنڈ سیٹ کے لیے اب کیا اس کو آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ناظرین کے لیے ہماری جو بھی آپ نے بات کی ہے نا, ہمیں ان رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے معالجین کو سمجھنے کی, ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کر ہم یہ جو برڈن وہ بھلے کینسر ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا کم کر سکتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے اتنے پلیٹرز کھانے کھا لیں اور اس کے بعد چند گولیاں کھا کے, تو ہم سارا وہ گولیاں کھانا آسان ہے, تو ہم گولیاں کھانے پہ زیادہ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک آسان چیز ہے, لیکن وہ کتنا نقصان آپ کو ایونچولی پہنچا رہی ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے. اتنے ہوتے ہیں, اینٹی اوبیسٹی ڈرگز ہیں, اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور وہ اتنے پرابلمز کاز کرتی ہیں یہ ینگر لڑکیوں میں جو بیچاریاں جو اوبیس ہیں, جن کو اسموکنگ کی ہیبٹ ہے. اگر میں اس پہ آؤں کیونکہ میں ڈینٹسٹ ہوں, تو میں یہ تھوڑا آپ کے شو کے ذریعے کہنا چاہوں گی کہ جو اورل کینسر ہے, منہ کا کینسر, وہ 2020 کی رپورٹ میں WHO کی مردوں میں موسٹ کامن کینسر تھا اور فیمیلز میں سیکنڈ نمبر پہ تھا بریسٹ کینسر کے بعد. اور آپ دیکھیں کہ اس کی اویئرنیس کتنی کم ہے. بریسٹ کینسر کی جیسے ڈاکٹر ریبا نے بتایا کہ پھر بھی تھوڑی اویئرنیس ہے, بتایا جاتا ہے اسکریننگ کیسے کرنی ہے, چیک کیسے کرنا ہے. اورل کینسر کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے جنرل پبلک کو, کیسے ہوتا ہے, کیسے پریونٹ کریں. مین کاز جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, سب سے کامن سگریٹ اسموکنگ, اس کے بعد پان, چھالیا, گٹکا, نسوار, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے منہ کو کانسٹنٹ اریٹیشن کرے. جیسے جو لوگ نسوار کھاتے ہیں یا جو چھالیا کھاتے ہیں, وہ منہ میں رکھتے ہیں مزے کے لیے, اس کو پورا دن چبا رہے ہیں, رکھی ہوئی ہے. ان کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے منہ کی سکن کو کتنا اریٹیٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم اس کی علامات کی بات کریں تو جو سب سے پہلے انیشیل سٹیج پہ ظاہر ہونے والی علامات ہیں وہ کون سی ہیں, اس پر بات کریں گے. بریک پہ جو ہے چھوٹی سی بریک ہے, شارٹ بریک, واپس آتے ہیں اور منہ کے کینسر کی جو علامات ہیں اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, اور بریک سے پہلے منہ کے کینسر کی علامات پر ہم ڈاکٹر امل سے گفتگو کر رہے تھے کہ انیشیل سٹیجز پہ اس کی جو علامات ہیں وہ کیا علامات ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں, جس میں اسموکنگ, گٹکا, پان اور اس طرح کی عادات کا آپ نے ذکر کیا پہلے. اچھا نبیہ, سب سے پہلے جو ہے نا, جو موسٹ کامن اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ منہ میں ایک چھوٹے سے چھالے یا زخم سے شروع ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت دیر تک اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں, کیونکہ اس میں جیسے ڈاکٹر ریبا نے کہا بریسٹ کینسر کی طرح درد نہیں ہوتی اس میں, وہ ایک چھالا ہے جو بنا ہوا ہے, کرونک ہے آپ کے منہ میں. تو اس کو خدارہ میں آپ کے ٹیلی ویژن کے تھرو یہ کہوں گی کہ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جائیے. اگر 2 ہفتے سے اوپر ہو گئے ہیں اور آپ کے منہ کا چھالا یا کوئی ایسا زخم جو بھر نہیں رہا ہے, تو اس کو پلیز چیک کروائیے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں ہو رہا, کیونکہ ڈینٹسٹ آپ کے وہ پہلے ڈاکٹر ہیں جو منہ کے کینسر کو پکڑ سکتے ہیں, جو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ خود نہیں اس کو پکڑ سکتے. جیسے بریسٹ کینسر پھر بھی خود آپ کچھ لمپ فیل کر لیں گے. یہ اتنا چھوٹا چھالا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسپیشل ماؤتھ میررز کے تھرو گلوز پہن کے منہ کو چیک کرتے ہیں. تو ایک تو میں یہ اویئرنیس کاز کروں گی کہ آپ ذرا سی بھی کوئی چھالا, کوئی زخم جو نہیں بھرا, اس کو فوراً سے چیک کرائیں. اس کے علاوہ تھوڑے سے سائنز ہوتے ہیں جو تھوڑے نان اسپیسیفک ہوتے ہیں, زبان کا رنگ بھی تبدیل ہونا ہوتا ہے, اور یہ بھی انیشیل علامات میں ہے کہ آپ کے منہ میں سوزس رہنا شروع ہو جاتی ہے, وائٹ یا ریڈ پیچز چیک پہ بننا شروع ہو جاتے ہیں, کان میں مسلسل درد رہنا. لوگ اس پہ نہیں آتے کہ کان میں مسلسل درد ہے تو ہم کینسر کی طرف اس کی ہو سکتی, لیکن کان میں مسلسل درد رہنا, نگلنے میں مشکل ہونا. ڈاکٹر امل, میں نے ہمیشہ ایک بات سنی ہے اسموکرز حضرات سے, چونکہ بڑا کامن ہے ہمارے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے والد صاحب بھی اسموکنگ کرتے ہیں, بڑی کوشش کی, مطلب نہیں چھوڑا نہیں جاتا ہے نا, مطلب کہ میں ان کو سلیوٹ کرتی ہوں کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن بڑے ہوتی ہے, بہت جسٹیفیکیشن ہم سنتے ہیں, کھانا ہضم ہو جاتا ہے, حالانکہ نہیں ایسیڈیٹی کاز کرتا ہے. اور یہ میڈیکلی سگریٹ کے باکس پہ اگر آپ دیکھیں کہ بائی لا ان کو اب ہے کہ انہوں نے اورل کینسر کی پکچر بنائی ہوئی, دیکھ لو کہ یہ ہو سکتا ہے. بھائی بڑا حوصلہ ہے, میں کہتی ہوں سارے اسموکرز ہمارے بھائی حضرات جتنے بھی لوگ ہیں, کہ وہ پکچر دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ
नहीं, पाकिस्तान में एक लॉ है जहाँ पे आपने लिखा है ना कि यहाँ पे नहीं, वो करना है, वो होगा। तो इसलिए तस्वीरें आप जितनी मर्जी लगा लें, हम वो करेंगे। और लोग कहते हैं हमारे मुंह में इतने बुरे हालात नहीं है, हम मैं कहना ये चाहती हूँ कि शुरू एक छाले से बात अच्छा, होती है। उसमें ये भी एक अक्सर आती है जस्टिफिकेशन कि सारी जिंदगी तो भाई गुजर गई, कुछ तो हुआ नहीं, और अब मतलब कि वो मैं उनको कहती हूँ कि भाई ये एक बार ही आपको पकड़ेगा और फिर ये बड़ा बुरा और आप पकड़ता कभी है। नबीहा ओरल कैंसर के पेशेंट्स को देखें जब सर्जरी के बाद भी, मतलब सर्जरी एक इलाज है उसका, लेकिन जहां जहां कैंसर होता है मुंह में वो निकालना पड़ता है, वो चीक हो गया, वो नेक हो गई, तो सर्जरी के बाद आप उन पेशेंट्स को देखें, उनकी फेशियल डिसफिगरमेंट हो गई होती है, मुंह बिल्कुल खराब हो गया होता है, एक हिस्सा है ही नहीं मुंह का, खाना चुबाने में मुश्किल, निगलने में मुश्किल, जुबान का कैंसर है तो जुबान कटती है, बोलने में मुश्किल, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा प्रिवेंट हो मैंने एक सकती शो हैं। देखा था आज तकरीबन 1.5 साल पहले, मसूद रजा ने वो शो किया कराची के वो किसी हॉस्पिटल में, और इसी कैंसर से, और आप यकीन करें कि वो पेशेंट, मैं बार बार बोलती हूँ जब भी हम इस पर शो करते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी इतनी अजियत और इतनी तकलीफ दे सूरत हाल थी, और उसमें आप यकीन करें पेशेंट्स हाथ जोड़कर वो टीवी पे कैमरा पे बोल रहे थे कि खुदा के, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो ये बताना चाह रहे थे कि ये मत करो, ये मत करो। और मैं मतलब कि सल्यूट पेश करती हूँ कि इस तरह के जो लोग मतलब कि आप टीवी पे दिखाते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि ये हाल देखो कि भाई ये क्या हाल हुआ है, तो खौफ थोड़ा सा खाएं, बहुत तकलीफ दे एक चीज है। असल में एक तो ये है कि कुछ लोगों को आदत है, कुछ लोग कूल बनने के लिए भी करते हैं नबिया, कि बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कॉलेज में यंग लड़के समझते हैं कि बड़े प्यारे लग रहे हैं, कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो हम बड़े कूल लग रहे हैं, तो एक ये अक्सर हमने देखा है, अक्सर मेरी में अक्सर हम ड्राइव थ्रू में जब जाते हैं ना, ये मजे कि हम आपस के एक्सपीरियंस में, तो ड्राइव थ्रू में कुछ गाड़ियां होती हैं, हम जरा मैच्योर एज में आ चुके हैं, तो वो लड़के ऐसे ड्राइविंग और यहाँ पे आंखों में कुछ बल दिया हुआ है और मुंह में सिगरेट रखी हुई है, ड्राइव करें कि शायद लड़कियां बड़ा इंप्रेस हो जाएंगी, लेकिन मैं तो कहती हूँ यार ये क्या हो रहा है। मुझे याद है, अगर अपनी यूनिवर्सिटी के जमाने याद करें, अच्छा जैसे आप कहते हैं ना आपकी फैमिली में फादर स्मोक करते हैं, अल्लाह का बहुत करम है हमारी फैमिली में कोई नहीं करता, हमें आदत ही नहीं थी। जब हम यूनिवर्सिटी गए ना, लड़के खड़े होकर स्मोक करते थे तो हम तो उन्हें कह देते थे कि भाई माइंड ना करो, बिल्कुल उधर चले जाओ, मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं कहती थी मुझे आदत नहीं है, मुझे सरदर्द शुरू हो जाती है, मुझे उल्टी की फीलिंग होती है, तो वो एक न वो अच्छा होता था कि वो हमारे सामने बंद कर देते थे कि चलो जी आपको क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा तो हम बंद करते। तो मेरा ख्याल है अगर लड़कियां भी थोड़ा ये स्टेप फॉरवर्ड करें और लड़कों को मना करें कि ये कूल नहीं लग रहा, ये बुरा लग रहा है। मोटिवेशन अगर मिल सकती है, स्मोकिंग बहुत हम लड़कों को क्या मना करें, हमने खुद शुरू कर दिया है। तो फीमेल्स में बहुत हाई केसेस हैं पाकिस्तान में, स्पेशली अगर अर्बन सिटीज में देखें, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फीमेल्स में भी बहुत पॉपुलेशन होगी। इसमें मैं पेरेंट्स को कहूंगी कि बचपन से ही अपने बच्चों को थोड़ी सी ऐसी परवरिश करें कि वो इन ऐसी हैबिट से दूर रहें, और वो इवन कूल लगने के लिए ट्राई करने की भी ना कोशिश करें, क्योंकि शुरू क्या होती है, एक सिगरेट दिन में शुरू सुबह करते हैं, सिर्फ सुबह नाश्ते से पहले कर लेते हैं, फिर क्योंकि ये एडिक्टिव चीजें होती हैं, आदत बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है और हम इनको रोजमर्रा का पार्ट बना लेते हैं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। डॉक्टर रीबा, हमने पहले बात की थी, आप कुछ डॉक्टर इरफान कहना मैं यहाँ पे एक पॉइंट उजागर करना चाहूंगा। गवर्नमेंट हैज अ बिग रोल टू प्ले इन ऑल दिस। जब मैं आखान यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे हमने स्टडीज कंडक्ट की इसके ऊपर। पब्लिक हेल्थ लॉज should be strengthened. The laws are there. Implementation नहीं है। अब उसमें से एक जो बड़ी प्रेगमेटिक मिसाल है वो ये मैं देना चाहूँगा, जो कि सिंगापुर ने जो है इम्प्लीमेंट की है, मलेशिया ने की है। जो टोबैको कंपनीज हैं दे आर माफियाज, तो उनके ऊपर टैक्सेशन जो है उसको लागू करना और उसको इन्हांस्ड फॉर्म में लागू करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितनी आप हर्डल्स जो हैं, बैरिकेड्स क्रिएट करेंगे, हर्डल्स करेंगे बायर के लिए, उतना ज़्यादा जो है वो उसकी रसाई जो है वो मुश्किल होगी। तो ये इस तरह के पब्लिक लॉज, जैसे अब कुछ इम्प्लीमेंट हम इंटरनेशनली भी देखते हैं, व्हेनेवर यू ट्रैवल आउटसाइड, तो आपको स्मोकिंग एयरपोर्ट्स पे नहीं है, जहाज़ों में नहीं है, पब्लिक एरियाज में नहीं है, एयरपोर्ट पे बड़े रिस्ट्रिक्टेड लाउंजेस हैं, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये हमें अक्रॉस द बोर्ड तब सब जगह पे जो है वो लागू करने की जरूरत है। डॉक्टर, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर इटसेल्फ इट्स
यू नो एक खौफ का नाम एक लगता है और एक खौफ तारी हो जाता है आपके जिस्म पे सुन के, और कोई भी शख्स खुदा ना खास्ता अगर किसी को कुछ सिम्टम्स और आपको पता है कि ये मुझे हो सकता है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते कि मुझे, अल्लाह ना करे कि डॉक्टर मुझे ये वर्ड बोले कि तुम्हें खुदा ना खास्ता खून का या गुर्दे का या कोई भी लंग कैंसर है। इसमें आपकी जो मेंटल स्टेट है, वंस यू आर डायग्नोज्ड विद कैंसर, तो मेंटल स्टेट का स्ट्रॉन्ग होना, अपनी विल पावर का होना, क्या आपको कैंसर से फाइट करने में मददगार साबित हो सकता है? क्योंकि हमने सुना कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वही अक्सर अपनी बीमारियों से यू नो लड़ जाते हैं या फाइट कर जाते हैं। आई थिंक इट हैज अ पिवटल रोल। जितना ज्यादा आप, पहली बात तो ये कि वो स्टेज नहीं आने देनी चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो यस, इट्स अ लॉन्ग वे अहेड। आपको फाइट करनी है टू द एंड, एंड दैट इज मोर देन 50% योर विल। और उसके बाद जैसे शुरू में वही दवाई के साथ दुआ की जरूरत है। तीसरी चीज, द फैमिली हैज अ वेरी लार्ज रोल, अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स फिर उसको लेके जाते हैं। अभी शुरू में आपने बहुत से हमारे पब्लिक फिगर्स जो है मेंशन किए, उनकी ये जो फाइट की एक जर्नी है, ये उन्होंने अकेले नहीं की, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, एंड देन देयर ओन विल। तो यस, जो मरीज इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, लेकिन आपको इसमें स्ट्रॉन्ग विल की बहुत जरूरी है, उसका होना बहुत जरूरी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू हमारी जारी है, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हमारी हुई थी डॉक्टर अरीबा ब्रेस्ट फीड के बारे में, जो मैंने क्वेश्चन किया था कि उससे अक्सर डॉक्टर्स जो है वो अपने पेशेंट्स को बताते हैं जिनके बच्चे हो रहे होते हैं कि आप इससे कैंसर के जो चांसेस हैं, ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस, इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। देखो नबिया, कुदरती तौर पे कुदरत ने जो चीज़ें रखी हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं बहुत तरह से, बहुत तरीक़ों से। और जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और उसमें अनडिनाइबली ये एक फ़वायद है कि अल्लाह ने एक रखा है इसके अंदर एक हीलिंग इफेक्ट, कि जब आप बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपकी ब्रेस्ट जो हैं उनके अंदर ऐसी इम्यूनिटी बनती है कि आप उससे आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर से वो आपको सेव कर सकता है। वो डॉक्टर साहब वाली बात कि कुछ जेनेटिक चीज़ें हैं जिनको तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा था कि अब एटलीस्ट ये आ गया है कि हम ब्लड टेस्ट करके आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर किसी रिलेटिव का हुआ है कि जी आप आगे जाके फ्यूचर में आपको ये हो सकता है, तो प्लान करने में इजी हो सकती है। जैसे कुछ जगहों पे ये होता है कि खवातीन फिर अपनी पहले ही ब्रेस्ट रिमूव करा देती हैं कि ना होगी ब्रेस्ट और ना होगा कैंसर, क्योंकि फैमिली में हुआ है, उन्होंने उस कर्ब को देखा है। वो उससे बचने के लिए वो फिर टाइम से पहले अगर उनके ब्लड के अंदर आ जाता है कि जी आपके अंदर ब्लड कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो फिर इसको प्रेफर करती हैं कि ठीक है सर्जरी के थ्रू हम इसको, और प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है तो आपकी शेप खराब नहीं होती है, आपके जो ब्रेस्ट की शेप है दैट रिमेन्स द सेम, लेकिन अंदर से वो मैस हटा दिया जाता है जिसमें कैंसर होने का खतरा होता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन एंड वेरी गुड प्रोग्रेस मेडिसिन में उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है और जिनके ब्लड टेस्ट भी स्ट्रांग आते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी है जो अब आ चुकी है, सो इससे ज़रूर वो सारे रिलेटिव्स, उन फैमिलीज़ के, उन पेशेंट्स के जो ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ज़रूर उनके बच्चों का, उनके बहन भाइयों का, उनके वालिदैन की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि जैसे और ये तकरीबन साल में एक बार डॉक्टर साहिबा करवानी चाहिए, जिंदगी में एक बार न भैया, जिंदगी में एक बार आपके ब्लड में वो जेनेटिकली डायग्नोज कर लेते हैं। ये जो ब्लड टेस्ट होता है वो आपके जीन्स को चेक करता है कि आपके जीन्स के अंदर ये प्री डिस्पोजिशन है, ये वाले वो म्यूटेशंस हैं जो कैंसर कॉज कर रही हैं या नहीं है। अगर म्यूटेशंस होंगी तो वो आपको हाई जोन में ले जाएंगे कि जी यू आर हाई रिस्क ऑफ दिस कैंसर। तो आप ऑब्वियसली फिर अपने मुवालिद से मिलके इसका डिस्कस कर सकते हो कि जी क्योंकि मैं हाई जोन में आ गया हूँ, मेरी फैमिली हिस्ट्री, अब मुझे बताइए मैं इसको कैसे लेके जाऊँ। ओके डॉक्टर अलसकलन, पहले आपने लाइफस्टाइल की भी बात की, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम अब जरा उन अफराद की बात करते हैं जिनको अक्सर वॉशरूम जाते हुए खून का आना शुरू हो जाता है। क्या ये रिलेट करता है आंतों के कैंसर से मुतालिक भी या कोई और सिम्टम? जी अच्छा, इससे पहले मैं छोटा सा एक कमेंट दे के फिर इस पे आ जाते हैं। जो हमारी एक बात चल रही थी कि पेशेंट के ऊपर कैंसर का जो नफ्सियाती अमल है उसमें जिस तरह फैमिलीज़ का रोल, सारी चीज़ों का, मैं समझता हूँ कि
اس پہ ایک چیز بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پر تو جو ہم چونکہ سارے میڈیکل پروفیشنل بیٹھے ہیں تو میں آ جاتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے اوپر میڈیکل کمیونٹی کا رول کہ ہم نے پیشنٹ کو کیسے ڈسکلوز کرنا ہے, پیشنٹ کی فیملی کو کیسے ڈسکلوز کرنا ہے, یہ بہت اہم ہے. آپ کے پاس کلینک پہ کمرے میں پیشنٹ آیا ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے, وہ کولیپس کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو ایبزارب کرنے کی ابھی اس میں نہیں ہے. آپ اس کو پراپرلی علامات کے حساب سے بیماری کی طرف لے جا کے ایجوکیٹ کریں اور اس کو پراپرلی. اچھا, ہمارے ہاں ایک اور رویہ ہے, آپ کے پاس اگر والدہ کو کینسر ہے خدا نہ خواستہ یا باپ کو ہے تو اولاد آتی ہے, ہمارے والد کو والدہ کو نہیں بتانا, اب ہمیں ایجوکیٹ کریں, ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں. اچھا, اب کیا ہے, ٹریٹمنٹ کس کا ہونا ہے, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ ٹریٹمنٹ پیشنٹ کا ہونا ہے. جب آپ اس پیشنٹ کو آپ اویئرنیس دینے ہی نہیں دیتے, اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے, یہ پوائنٹ اس لیے ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ جن کے گھروں میں ایسے افراد یا خود کوئی بزرگ ہیں تو چاہیے یہ کہ یہ نا ایک کمپلیٹ ایجوکیشن پروگرام ہے جس میں ڈاکٹر جو ہے وہ فیملی کو بھی کیا کیا بتانا, انہوں نے کیسے سپورٹ کرنی ہے, اور اسی طرح ہم نے پیشنٹ کو بھی ڈسکلوز کرنا ہے کہ جی آپ نے کیسے. ڈاکٹر عرفان نے صحیح پوائنٹ کیا کہ دیکھیں اگر تو ارلی سٹیج ہے, بہت ارلی پک ہو گیا ہے اور جو کہ کیوریبل ہے, ہم پیشنٹ کو اسی کے حساب سے گائیڈ کریں کہ جی دیکھیں یہ پرابلم آ گئی ہے لیکن یہ آپ کی یہ چیز کرنے سے یہ آپ کے جسم سے ٹھیک ہو جائے گا. جس طرح ابھی بریسٹ کینسر ہی لے لیں, ارلی سٹیج پہ پک کریں, ابھی ڈاکٹر ریبا کہہ رہی ہیں یہ ٹریٹمنٹ ہے اور یہ کیوریٹیو ہے, بات ختم ہو گئی. لیٹ سٹیج پہ پرابلم ہے کہ جہاں پہ جا کے وہ ڈیفیوز باقی آرگن کو بھی انوالو کر چکا ہے, پھر پیشنٹ کو وہاں پہ لائف سٹائل کے بارے میں, ٹریٹمنٹ کے بارے میں فیملی کو بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. آخری پوائنٹ کیا ہے جہاں پہ پرابلم آتی ہے, ہمارے ہاں جس طرح میں نے ایک ڈائلسس کی اگزامپل دی تھی کہ ابھی تک اسیپٹنس نہیں ہے. اب کیا ہے, ہم یہاں پہ سارے میڈیکل اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں اور جو کینسر کو ڈیل بھی کرتے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں, جیسے ہی آپ پیشنٹ کو یہ ڈیزیز اس کی فیملی کو ڈسکلوز کرتے ہیں, جو سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے نا, فوری طور پر جو فیملی کے مختلف ریلیٹیوز ہیں آلٹرنیٹیو میڈیسنز کے اوپر چلے جاتے ہیں. آپ وہ سٹیج ہی جو ٹریٹمنٹ والی ہے وہ اس کی گنوا دیتے ہیں, ٹائم گوا دیتے ہیں. مثلا ڈاکٹر صاحب نے ایک لنگ کینسر ڈائیگنوز کیا جو ویری ارلی سٹیج پہ ہے, ڈاکٹر اریبا نے بریسٹ کینسر ڈائیگنوز کیا ویری ارلی سٹیج پہ, کوئی بھی کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جائے گا. پہلے آلٹرنیٹیو 3-6 مہینے کے بعد سینیریو چینج ہے, آپ کی سٹیج چینج ہے, اور اس وقت وہ ٹریٹمنٹ جو کہ ارلی پہ کر کے, تو ہمیں یہ بھی ہے کہ خدا را جو یہ کمبینیشن ہے ڈاکٹر کا, فیملی کا اور پیشنٹ کا, تینوں کی علیحدہ علیحدہ کاؤنسلنگ ہے, تو اس سے ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جی پیشنٹ کو بلیڈنگ ہوتی ہے, واش روم میں جاتے ہیں. یہ جو ہمارے جو نظام ہضم لے لیں یا خوراک کا نظام لے لیں, جو خوراک کی نالی سے شروع ہوتا ہے, آگے معدے پہ آ جائیں, جگر, انتڑیاں, ان کے جو کینسرز ہیں ان کی اگر ہم جنرل علامات کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ آپ جب کھانے پینے میں مشکل شروع ہو جائے گی, کھانے پینے کے ساتھ درد شروع ہو جائے گی, بہت زیادہ آپ کو برپز آتے ہیں, اور بعض دفعہ خاص طور پر وہ ایسے پیشنٹ لمبے عرصے سے جب وہ برپز لیتے ہیں تو ان کے جو معدے کا جو مواد ہے وہ اگر واپس منہ میں آتا ہے, جس کو ہم ریفلکس کہتے ہیں, یہ معدے کے اور اسوفیگس جو خوراک کی نالی ہے اس کے کینسر کی علامات ہیں. انتڑیوں کے کینسر میں کسی وقت بھی, معدے کے کینسر میں کسی وقت بھی, یا خوراک کی نالی میں سے انٹرنل بلیڈنگ ایڈوانس سٹیج کے اوپر جا کے ہو سکتی ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے یہ ایپیسوڈ آپ کو اچانک ہو سکتا ہے, آپ بالکل ہیلدی ہیں, آپ ہیلدی نارمل ہیں, چھوٹی موٹی علامات جس طرح میں نے یہ کاؤنٹ کی ہے نا, یہ ہمارے ہاں تذابیت ہے, بدہضمی رات کو, تو یہ ان چیزوں میں معاملہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ڈیزیز آپ کے اندر پل رہی ہوتی ہے. وہ جب سٹیج آ کے جب بلیڈنگ والا ایپیسوڈ ہوتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے, فوری آپ رجوع کرتے ہیں معالج کے پاس. جب معالج اس سٹیج پہ آپ کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو وہ بدقسمتی سے ایڈوانس سٹیج آپ کی انتڑیوں کے کینسر کی نکل سکتی ہے, آپ کے معدے کی نکل سکتی ہے, آپ کے
जिगर के कैंसर की, अब देखें कि हेपेटाइटिस बी और सी कितना कॉमन, खास तौर पर सी जो है, और सी के साथ जो जिगर के कैंसर हैं वो कितने कॉमन हैं। अच्छा, उससे पहले चूंकि रूटीन में कोई इन्वेस्टिगेशन का हमारा शेड्यूल कोई ना गवर्नमेंट के लेवल पे है, ना ही हमारी फैमिलीज का अपना कोई ऐसा हम भी नहीं करते, सीधी सी बात है। जैसे तो डॉक्टर के पास जाया जाता है, स्क्रीनिंग का कोई चक्कर नहीं। अच्छा, तकलीफ की सूरत में भी आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपको उसने बताया है कि ये टेस्ट कराने हैं, अमल नहीं करना, आप दवाई खा लेंगे लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, फिर करा लेंगे डॉक्टर साहब अगली दफा जब आएंगे ना आपके पास फिर तो ये मामला वहां से, इसलिए बिल्कुल अब ये तो आपने और ये आंतों के जो कैंसर का मामला है ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है हमारी खुराक के साथ, लाइफस्टाइल, खुराक, अल्कोहल, ये सारी चीजें, मोटापा खास तौर पर जंक बहुत मेजर फैक्टर, जैसे डॉक्टर हम बच्चों को भी बड़े शौक से लेके जाते हैं और मैं अपने बच्चों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जंक कितना बुरा है, लेकिन अब यार जिस कल्चर में वो पल रहे हैं फ्रीली जंक इतना अवेलेबल है जो हमारे बचपन में इस तरह नहीं। गोरे ने इंट्रोड्यूस करवा दिया खुद वो दूसरे ऑर्गेनिक फूड पे चला गया और हमारे पास हमें भी 10-15 साल लगेंगे मेरे ख्याल से। हमारे बच्चे तो सब्जियों से बागी हो गए। इससे भी ऊपर एक और प्रॉब्लम है, चले जंक आपने लिया, यहाँ तक भी अब मुश्किल हम इस बात को हजम कर लेते हैं, एक्टिविटी कोई नहीं है। क्वेश्चन ये है कि पहले नंबर पर एक्टिविटी नहीं, इससे बड़ा पॉइंट कहने जा रहा हूँ, हमारे यहाँ डिनर के टेबल जब रात को 11 बजे सजेंगे और हैवीएस्ट हमारा डिनर है, बिल्कुल सही और नाश्ता है ही सीधे बेड नहीं, हम पूरा दिन प्लान करते हैं कि डिनर में क्या खाना है, और लेट खाते हैं डिनर के बाद भी, जैसे मेरी एज के जो लोग हैं वो डिनर के बाद नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और रात तक ये आजकल नेटफ्लिक्स वाला कल्चर के अंदर आया है, बर्गर्स, ये सारी चीजें जब रात 12-1 बजे चलती हैं, उसके बाद आप जनाब मूवी खत्म होती है आप सो जाते हैं। ये प्रॉब्लम जो है ना, अब ये वो चीजें हैं कि जो मॉडिफाइएबल हैं, कि अगर लेकिन हम नहीं करते, पता है कि ये गलत है, ये रात को जो खाएगा उसको पता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, शॉर्ट हेडलाइन ब्रेक है, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, गुफ्तगू हमारी मेहमानों के साथ जारी है, कहीं मत जाइएगा, हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं।